गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक सर्वनाम लेके आए हैं। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, वो भेद कैसे बने हैं, उनमें से किस भेद का क्या काम है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक, कौन सा समूहवाचक, कौन सा द्रव्यवाचक, संज्ञा के कितने भेद, सब कुछ हमने संज्ञा के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, कैसे सर्वनाम बने हैं, क्यों बने हैं, सर्वनाम की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, किन किन शब्दों को हम सर्वनाम बोल सकते हैं, क्या हर एक शब्द सर्वनाम है या फिर कुछ ही शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, सर्वनाम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आज हम ये चीज़ें के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सर्वनाम। देखो, मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने से पहले बेटा आपको एक छोटी सी कहानी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, सर्वनाम कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। तो ये अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये जो कहानी है ये शिखा की है। शिखा एक लड़की है, ठीक है। उस शिखा की कहानी से हम समझते हैं कि सर्वनाम की क्या ज़रूरत है, कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम शिखा की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कहानी है शिखा शिखा ठीक है। शिखा एक अच्छी लड़की है। शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है। शिखा के पिता एक वकील हैं। शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। एक सिंपल सी एक छोटी सी शिखा के बारे में बताया गया कि भाई शिखा क्या है। तो इसमें बताया गया शिखा एक अच्छी लड़की है। शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है। शिखा के पिता एक वकील है। शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है ना। तो अब ये हम जैसे बार बार बोलते हैं, शिखा एक अच्छी लड़की है, शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, शिखा के पिता एक वकील है, शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो मैं बार बार ऐसे ही बोलूँ, जैसे अब हम शिखा की जगह राम को ले लें। राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम के पिता एक वकील हैं, राम के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, राम की माँ उससे बहुत प्यार करती है। ऐसे मैं मोहन के बारे में बोलूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 5 में पढ़ता है, मोहन के पिता एक वकील हैं, मोहन के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मोहन की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो हमारे मन में बार बार आएगा ना, मोहन 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 मोहन, शिखा 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 शिखा, राम 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 राम। क्या कोई ऐसा भी शब्द है जो इनको बदल दे? जैसे मैं बार बार राम 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 राम, शिखा 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 ना करके मोहन मोहन मोहन, इन शब्दों का बार बार यूज़ ना करूं और इनकी जगह कोई ऐसे शब्द आ जाएं जिससे इन वाक्यों का मतलब तो चेंज ना हो, लेकिन इनकी जगह दूसरे शब्द आ जाए जो बोलने में काफ़ी अच्छे लगे, है ना। जैसे अब मैं बार बार बोलता हूँ, शिखा एक अच्छी लड़की है, शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, शिखा के पिताजी वकील हैं, शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो क्या कोई ऐसे शब्द जो शिखा की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों से इन वाक्यों का जो अर्थ है वो ना बदले? कहीं मान ले मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दूं जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल जाए। तो क्या ऐसे कोई शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य का अर्थ तो ना बदले, लेकिन हाँ हम शिखा की जगह उन वाक्यों का, उन शब्दों का यूज़ कर ले? चलो आओ देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है। देखो बेटा, अब हमने आगे देखते हैं। ये शिखा है, ये एक कलर मैं रेडी कर लेता हूँ। ये शिखा है, ठीक है। ये शिखा की माता जी है और ये शिखा के पिताजी हैं, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं शिखा के बारे में। शिखा एक अच्छी लड़की है। वह
कक्षा 5 में पढ़ती है, तो यह वह किसके लिए आया है? शिखा के लिए। उसके पिताजी एक वकील है, किसके? शिखा के। वे उससे बहुत प्यार करते हैं, कौन? शिखा के पिताजी। उसकी माँ भी उससे बहुत अधिक प्यार करती, उसकी किसकी? शिखा की माता जी। तो क्या यहाँ पे जो ये शब्दों का यूज़ हुआ है, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे जो ये शब्दों का यूज़ हुआ है, वह, उसके, वे, उसकी, ये 4 शब्द, वह, उसके, वे, उसकी, ये शब्द हमने किसकी जगह पे यूज़ किए हैं? देखो ऊपर, ये हमने शिखा की जगह, ये शिखा था, शिखा, 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 तो शिखा की जगह हमने क्या यूज़ किया? सबसे पहले हमने शिखा को लिख दिया, शिखा एक अच्छी लड़की है। उसके बाद शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या यूज़ किया? वह कक्षा 5 में पढ़ती है। फिर उसके बाद क्या था? शिखा के पिताजी एक वकील हैं, तो हमने क्या किया? उसके पिताजी एक वकील हैं। फिर उसके बाद क्या था? शिखा के पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे हमने क्या था? वे उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर हमने लिखा शिखा की माँ उससे बहुत प्यार करती है, तो उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। तो हमने यहाँ पे शिखा की जगह कुछ शब्दों का यूज कर लिया, ताकि हमें बार बार शिखा 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 ना बोलना पड़े। अब देखो हमने इसको क्या बोलते हैं कि शिखा एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, उसके पिताजी एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है ना। तो हमने ये सीधा एक कुछ शब्दों का यूज कर लिया, वह, उसके, वे, उसकी, ये शिखा की जगह पे ये शब्द यूज हो प्रयोग में आ गए। तो अब आपको देखो कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लग रहा होगा बार बार। अब जैसे मैं राम को लेकर पढ़ूँ, राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिताजी एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। तो देखो अब हमें बार बार राम 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि मैं मोहन के बारे में बोलूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 5 में पढ़ता है, मोहन के पिता एक वकील हैं, मोहन के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, मोहन की माँ उससे बहुत प्यार करती है। तो मैं बार बार मोहन 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 बोल रहा हूँ, इसकी जगह मैं ये सही बोल सकता हूँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, उसके पिता एक वकील हैं, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है। तो हमने यहाँ पे मोहन शब्द को हटा दिया और उसकी जगह हमने दूसरे शब्दों का यूज़ किया, वह, उसके, वे, उसकी शब्दों का। तो अब आप लोग सोचोगे सर ये मोहन की जगह हमने वह, उसके, वे या उसकी या इस तरह के जो हम शब्दों को यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं, है ना। तो बेटा इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम, इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले शिखा क्या था? हमने लास्ट क्लास में जाना, शिखा संज्ञा है। हमने पढ़ा था कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, हर एक चीज़ संज्ञा है ना। तो उसके बाद हमने संज्ञा के प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि शिखा एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो शिखा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो देखा जाए तो शिखा क्या है? शिखा एक संज्ञा है। और हमने ये जो शब्द वह, उसके, वे, उसकी, ये हमने किसके जगह पे यूज़ करें? शिखा की जगह पे। और शिखा क्या है? संज्ञा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं उसे हम सर्वनाम कहते हैं? क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं? जैसे मान ले मैंने मोहन के बारे में बोला था, तो हमने पिछली जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था मोहन क्या है? मोहन एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा था, है ना। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब हमने मोहन की जगह क्या लिखा है कि वह, उसके, वे, उसकी। तो ये किसकी जगह पे आया है? मोहन की जगह पे। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मोहन संज्ञा था? तो संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि मोहन के स्थान पर ये शब्द आए हैं, वह, वे, उसके, उसकी, इस तरह के शब्द आए। तो क्या हम इन शब्दों का ऐसा बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं उसे सर्वनाम कहते हैं? क्योंकि हमने मोहन को हटा के मोहन की जगह ही तो रखे हैं ना, वह, उसके, वे, उसकी, इस तरह के शब्द। तो हमारे पास हिंदी व्याकरण की दृष्टि से एक परिभाषा तैयार हो गई, है ना बेटा। और वो परिभाषा क्या हुई तैयार हमारे पास? देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे हमने अभी देखा था, मोहन क्या था? संज्ञा। शिक्षा क्या थी? संज्ञा।
राम क्या था? संज्ञा। शिखा क्या थी? संज्ञा। तो अब आप लोगों को समझ में आया सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होते हैं और सर्वनाम क्यों आते हैं? कहाँ पर प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। कहाँ पर प्रयोग होते हैं बेटा? संज्ञा के स्थान पर। तो आपसे कोई पूछे सर्वनाम क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो सर्वनाम कौन कौन, जैसे ये सर्वनाम है, ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञा के बदले इस्तेमाल होने वाला शब्द। इसमें मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह होगी, यह हो गया, वे हो गया, ये अप गलत लिखा हुआ यहाँ पे, आप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? मैं, हम, तुम, वह, वे, यह, आप, सब ये क्या है? सर्वनाम। अब आप सोचोगे सर ये कैसे यूज हो रहे हैं संज्ञा के स्थान पर? तो बेटा ये हम आगे देखेंगे कि कैसे, कहाँ पर हम मैं का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम का यूज़ करते हैं, कहाँ पर तुम का यूज़ करते हैं, कहाँ पर वह का यूज़ करते हैं, कहाँ पर वे का यूज़ होता है, कहाँ पर यह का यूज़ होगा और कहाँ पर आप का यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक हमें एक चीज़ पता चल चुकी है। क्या पता चल चुका है अभी तक हमें? अब हमें आप लोग बताओ बेटा, क्या पता चला अभी तक हमें? अभी तक हमें पता चल चुका है कि सर सर्वनाम क्या होता है। तो क्या होता है सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम? बताओ बच्चों, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। बताओ बेटा राम, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर मैं, हम, तुम, वह, वे, यह, आप। क्या इसके अलावा भी सर्वनाम होते हैं? हाँ बेटा, इसके अलावा भी सर्वनाम होते हैं। सर इसके अलावा और कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? बेटा वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे सर्वनाम का यूज़ प्रयोग में आएंगे, कहाँ पर हम किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ जो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में जाना। अच्छा तो चलो, अब हमें पुनीत बताएगा बेटा सर्वनाम के बारे में आपने क्या जाना। सर संज्ञा के स्थान पर, सर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। अब हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अब हमें अमन बताएगा। बेटा अमन बताओ, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? सर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। ठीक है बेटा, चले आगे। ये देखो, ये सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द क्या है सर्वनाम की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये चीज़ तो हमने पहले सीख ली कि सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग होंगे? संज्ञा के स्थान पर होंगे। कहाँ पर प्रयोग होंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे। तो इसकी हमें एक परिभाषा क्या समझ में है सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या है सरल भाषा में। ये मैं इसको जूम करता हूँ, जैसे इसने एक समझा रखा है, सरल भाषा में समझिए। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बार बार नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह जो शब्दों का इस्तेमाल करता है वही सर्वनाम है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बार बार नहीं लेना चाहते, जैसे हमने मोहन का नाम लिया कि मोहन आता है, मोहन जाता है, मोहन खाता है, मोहन पीता है, तो इन सब ये मोहन क्या था? संज्ञा। तो इसकी जगह पे हमने किन का यूज़ किया था? सर्वनाम का। जैसे कि इसमें देखो एक उदाहरण दे रखा है, राम स्कूल गया,
इसकी राम स्कूल गया। इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? राम की जगह वह स्कूल गया कर सकते हैं ना। तो वह क्या हो गया? सरनाम। अब देखो लिखा वह बहुत होशियार है। वह बहुत होशियार है, तो ये वह किसके लिए आया होगा? भाई राम के लिए, श्याम के लिए, पुनीत के लिए, किसी के लिए भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये वाक्य है, पूरा वाक्य पढ़ते हैं हम। जैसे राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है, तो यहाँ पे ये वह है, ये किसके लिए आ रहा है? आप बोलोगे सर ये तो राम के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा राम के लिए? क्योंकि सर राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है। राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है, तो यहाँ पर वह ये जो है, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पर जो ये वह है, वह ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? सीता बोली सर मैं बताऊं? बताओ बेटा सीता आप बताओ। सर ये वह राम के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि राम स्कूल गया और वह बहुत होशियार है। बहुत अच्छे बेटा। तो हमने क्या जाना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। हमने अभी भी देखा राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। इसकी जगह हम वह की जगह ये भी लिख सकते थे कि राम स्कूल गया, राम बहुत होशियार है। तो 2 बार राम आया, लेकिन हमने यहाँ पर राम ना लिख के हमने वह का प्रयोग किया कि राम स्कूल गया, वह बहुत होशियार है। तो यह वह किसके लिए आया है? राम के लिए। और ये वह क्या हुआ? सर्वनाम। अब देखो इसमें जैसे हमने ये नीचे लिख के बता भी रखा है कि यहाँ जो वह शब्द राम के स्थान पर आया है, इसीलिए यह सर्वनाम है। राम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आया? सर्वनाम। तो राम के स्थान पर क्या है? वह है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? वह है। बहुत अच्छे बेटा। मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं किसके लिए आया? यहाँ पे मैं सर अपने आप के लिए आया है, अपने स्थान पर आया है। मैं अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुलदीप खेल रहा है, लेकिन कुलदीप नहीं बोल के मैंने बोला मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो मैं है ये सर्वनाम हुआ। तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ बताओ? सर यहाँ पर तुम हुआ, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर आया है तुम। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने क्या समझा कि संज्ञा की जगह जो आए वही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो आए, यहाँ पे हम जगह भी लिख सकते हैं, स्थान भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्थान भी लिख सकते हैं, स्थान। संज्ञा के स्थान पर जो आए वही सर्वनाम है। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया हो कि सर्वनाम क्या होता है? सबको आ गया? बहुत अच्छा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ याद रखने वाली चीज़ें कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो बेटा, सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। तो चलो, समझ में नहीं आया तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? अब मैं बोलूँ कुलदीप खाना खाता है, कुलदीप आता है, कुलदीप जाता है, कुलदीप विद्यालय जाता है, कुलदीप खेलने जाता है, कुलदीप पानी पीने जाता है, कुलदीप सोने जाता है, कुलदीप खाना खाने जाता है। तो यहाँ पर बार बार कुलदीप 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 ये यूज हुआ है ना। वहीं पर मैं क्या बोलूँ? कुलदीप खाना खाने जाता है, वह सोने जाता है, वह खेलने जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नहाता है, वह कपड़े धोता है। तो यहाँ पर वह किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कुलदीप के लिए। तो हमारे पास जो भाषा है वो अच्छी हो गई, क्योंकि हम बार बार कुलदीप 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 बोलते, उसकी जगह हमने कुछ शब्दों का यूज़ कर लिया। तो अब हमें बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि भाई राम एक लड़का है, राम 5 साल का है, राम खाना खाता है और राम सो जाता है। वहीं पर मैं बोलूँ राम एक लड़का है, वह खाना खाता है, वह 5 साल का है, वह सो जाता है।
तो इसमें हमें कौन सी भाषा हमारी सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लग रही है? सर जो हम वह करके बोल रहे हैं वो। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश शाबाश। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए भी किया जाता है। अब दूसरा है, क्या जो सर्वनाम शब्द हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मतलब कि के हिसाब से बदले जा सकते हैं? क्या एक लड़के के हिसाब से और एक लड़की के हिसाब से भी सर्वनाम बदला जा सकता है? तो आप लोग बताओ। आप लोग बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है। चलो बेटा, नहीं पता तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो सर्वनाम होते हैं वो लड़का और लड़की के हिसाब से भी बदले जाएंगे। देखो अब हम इसको एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं किसके लिए आ रहा है? मैं खाता हूँ मतलब किसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है। मैं खाता हूँ, है ना? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि किसी लड़के की बात हो रही है। वहीं पर मैं खाती हूँ, तो ये किसके बारे में हो रहा है? किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। तो देखो मैं खाता हूँ के लिए भी मैं ही आया, मतलब लड़के के लिए। मैं खाती हूँ इसके लिए भी क्या आया? लड़की के लिए। तो मैं खाती हूँ ये लड़की के लिए आया है, तो इसमें भी क्या हुआ? मैं। और यहाँ पे भी खाता हूँ किसके लिए? लड़के के लिए, तो इसमें भी क्या आया? मैं। ऐसे ही देखो आगे, वह पढ़ता है, तो ये किसके लिए है? किसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है। और वह पढ़ती है, ये सर किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पर वह पढ़ता है उसके लिए भी वह का प्रयोग किया गया। वह पढ़ती है, यहाँ पे भी वह ही आया। वह पढ़ता है, ये किसी बॉय के लिए मतलब लड़के के लिए था। वह पढ़ती है, ये किसी गर्ल के लिए था। तो यहाँ पर बॉय के लिए भी वह का यूज़ हुआ और गर्ल के लिए भी वह का यूज़ हुआ। किसी लड़के के लिए भी मैं का यूज़ हुआ और किसी लड़के के लिए भी मैं का यूज़ हुआ। तो इससे हमने क्या समझा कि क्या सर्वनाम लड़का और लड़की पुल्लिंग स्त्रीलिंग के हिसाब से चेंज होते हैं? नहीं सर, चेंज नहीं होते। बहुत अच्छा बेटा, क्यों नहीं होते? फिर आप लोग मुझे बताओगे। क्योंकि सर मैं खाना खाता हूँ, ये लड़का ही बोल सकता है। सर मैं खाना खाती हूँ, ये लड़की भी बोलती है। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए आया। तो इस हिसाब से हमने क्या समझा कि जो सर्वनाम होता है बेटा वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे पुल्लिंग बोले चाहे स्त्रीलिंग बोले, दोनों के लिए सर्वनाम एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब आप लोग एक एक दो उदाहरण लिखना जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हो और जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है बेटा। अब आगे क्या है कि जो सर्वनाम, क्या सर्वनाम एक वचन और बहुवचन रूप में भी होता है? तो आप लोग देखोगे सर एक वचन का मतलब, बेटा देखो एक वचन का मतलब एक, और बहुवचन का मतलब जो एक से ज़्यादा हों, जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बात करी जाए। तो क्या जो सर्वनाम है वो एक वचन में मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए और बहुवचन में मतलब किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए क्या अलग अलग सर्वनाम होते हैं? या जैसे हमने ऊपर देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही जैसा सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक जैसा ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो सर्वनाम है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा होता है। तो क्या ऐसे ही जो सर्वनाम होता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा होता है या अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो अब हम क्या देखेंगे कि जो सर्वनाम है वो एक वचन और बहुवचन में क्या एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। ठीक है बेटा। तो अब देखो जैसे एक वचन है, एक वचन में क्या है? मैं मतलब मैं अपने अकेले आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपने अकेले के लिए बात कर रहा हूँ तो क्या आ गया? मैं। तुम मतलब मैं किसी दूसरे इंसान को बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ राम तुम खाना खा लो, तो मैंने राम के बारे में बात करी है कि राम तुम खाना खा लो। तो मैं राम को बोल रहा हूँ कि तुम, तो राम यहाँ पे कितना? एक। मतलब तुम क्या हो गया? एक वचन के लिए। मैं बोलूँ कि वह गया, तो कितना आदमी थे जो गए? आप बोलो सर वह गया, तो इसका मतलब तो कोई एक आदमी था, तभी तो वह आया कि वह गया। मैं बोलूँ यह मेरी किताब है,
तो यहाँ पे कितनी किताबों की बात हो रही है मेरी किताब है। मतलब आप बोलोगे सर ये तो मैं एक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक किताब है, यह मेरी किताब है। ऐसे मेरा, उसका, उसे आदि, बेटा ये सारे एक वचन में यूज होते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए। जैसे ये उसका फ़ोन है, ठीक है, मैं बोल दूँ भाई राम ये शाम का फ़ोन है, ठीक है, राम ये शाम का फ़ोन है, और वहीं पे मैं बोल दूँ राम ये उसका फ़ोन है, किसका, शाम का, तो किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है। तो इसी तरह मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे, ये एक वचन सर्वनाम है। क्या हम इनको बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं? देखते हैं। मैं, क्या हम इस मैं को एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ मैं गया, तो क्या मैं एक के लिए होगा एक से ज़्यादा के लिए? सर मैं तो हमेशा एक के लिए ही प्रयोग होगा। तो बेटा हम एक से ज़्यादा के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर हम एक से ज़्यादा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या? हम गए। मैं बोलूँ मैं गया, मतलब मैं चला गया। एक आदमी के बारे में बात हुई, हम गए, मतलब हम के अंदर मैं भी तो आया, मैं आया और मेरे साथ और भी कोई व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, तो हम गए, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए बात आई, ठीक है। उसके तरह इसी तरह वह गया, मतलब जो कोई एक आदमी था, जैसे शाम गया तो वह गया, वहीं पे हम वह के लिए क्या बोलेंगे, वे गए, तो वे क्या हो गया, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए, तो वे क्या हो गया, बहुवचन। ऐसे यह किताब मेरी है, इसका क्या बन जाएगा, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं, मतलब एक से ज़्यादा किताबों के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह मेरा, तो मेरा का क्या बन जाएगा, हमारा, हमारा क्या हो गया बेटा, बहुवचन। उसका, उसे, इसका क्या बन जाएगा, उन्हें, भाई उसे ही किताब दे दो, मतलब कोई एक व्यक्ति है उसे किताब पहुंचा दो, उन्हें ही किताब दे दो, उन्हें मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि मोहन और सोहन दोनों को किताबें देनी है, तो मैं क्या कहूँगा, उसे किताब दे दो। सर दो बैठे हैं, मोहन सोहन, किसे दे दूँ? अरे उसे दे दे। सर किसे दे दूँ? उसे दे दे। सर किसको दूँ मैं किताब? फिर मैं बोलूँगा एक काम कर, तू मोहन को दे दे, है ना, तो दोनों में से किसी एक के बारे में बात हुई, तो मैं उसे दे दे, मतलब मोहन को दे दे। फिर सोहन, सर सोहन को बोला है आपने उसे या आपने मोहन को बोला है, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो हमें क्या पता चला, उसे एक वचन है, किसी एक व्यक्ति के लिए होगा। अब वहीं पे मोहन और सोहन दोनों बैठे हैं, मैं कहूँ उन्हें किताब दे दे, अच्छा उन्हें, मतलब सर ने दोनों के बारे में बात की है, तो क्या हुआ, बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उन्हें यूज किया जाता है। तो इसी तरह करके मैं, तुम का क्या बनेगा बेटा, आप, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे, आदि, ये सारे एक वचन हो गए। इनको हम बहुवचन में बदलेंगे तो मैं का हम, तुम, मतलब तुम का बहुवचन क्या होगा, आप, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये, मेरा हमारा, उसका, उसे, उन्हें। ये सारी चीज़ें हम अब और आगे पढ़ेंगे कि इनको कैसे एक वचन बनाते हैं, कैसे बहुवचन बनाते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, यह, वह, ये, वे, ये सारे कितने तरह के होते हैं, क्या एक सर्वनाम होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या बहुत सारे होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वनाम ही क्या होते हैं, है ना बेटा। तो देखो सर्वनाम वैसे हिंदी के अंदर मूल 11 सर्वनाम होते हैं। इन 11 सर्वनामों से फिर हम और भी सर्वनाम बनाते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो 11 हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा ये हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, वाक्य में इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर तुम सर्वनाम आएगा, कहाँ पर वह सर्वनाम आएगा, कहाँ पर जो सर्वनाम आएगा, कहाँ पर सो सर्वनाम आएगा, कहाँ पर कौन सर्वनाम आएगा, कहाँ पर कोई सर्वनाम आएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर कौन से सर्वनाम आते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि जो सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है,
सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसा ही रहता है। मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा होता है। और सर्वनाम के दोनों में दो होते हैं, मतलब वचन में, एक वचन में भी होते हैं सर्वनाम और बहुवचन में भी सर्वनाम होते हैं। ठीक है बेटा, सर्वनाम एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा। अब एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम हैं? मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे। बहुवचन के कौन से हैं? हम, आप, वे, ये, हमारा, उन्हें। अब हम इन्हें आगे देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला हमारा आ गया सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जैसे मैंने आपको संज्ञा के अंदर बताया था कि संज्ञा परिवार का मुखिया था और उसके 5 बेटे थे। तो इसी प्रकार करके सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने बेटे होते हैं बेटा? सर्वनाम के 6 होते हैं। सर्वनाम के जैसे आपके पापा के 2 बेटे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 2 बेटे 1 बिटिया भी हो सकती है, 2 बेटे 4 बेटी भी हो सकती हैं, 1 बेटा 5 बेटी भी हो सकती हैं। तो इसी तरह करके हमने देखा था कि सर्वनाम के कितने संज्ञा के कितने भेद थे। संज्ञा के सर 5 भेद पढ़े थे हमने, मतलब 5 थे जिनके कार्य सबके अलग अलग थे। इसी तरह बेटा सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या प्रयोग है, उन 6 वेदों को हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं, उन 6 वेदों का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा सर्वनाम कैसा है, क्या जो यह वह ये वे जो सो कौन, क्या ये इन 6 के 6 सर्वनामों में आएंगे या इनसे अलग आएंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं बेटा? देखो सबसे पहले होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से सर्वनाम को हम निजवाचक बोलते हैं, किसको निश्चयवाचक बोलते हैं, किसको अनिश्चयवाचक, किसको प्रश्नवाचक, किसको संबंधवाचक, किसको पुरुषवाचक। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किन शब्दों के स्थानों पर किया जाता है। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सर्वनाम के क्या क्या भेद होते हैं, ये सब कुछ हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने बस इतना जाना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ा है उसे पढ़ना, इनके अपने नोट्स बनाना और उसके बाद फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे, अपने माँ बाप की सारी बातें मानते होगे, है ना। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में अपने सर्वनाम का जो हमारा टॉपिक है उसे हमने स्टार्ट कर दिया था। हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने लग गए थे। तो हमने लास्ट क्लास में सर्वनाम के बारे में क्या क्या जाना था? हमने जाना था, सबसे पहले हमने शिखा की कहानी पढ़ी थी कि शिखा एक अच्छी लड़की है, शिखा कक्षा 5 में पढ़ती है, शिखा के पिता वकील है, शिखा के पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और शिखा की माता भी उससे बहुत प्यार करती है। हमने ये अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर हमने जाना था कि यहाँ पे सिखा 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 आ रहा था, तो इसकी जगह हम किन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, हमने ये जाना था। तो जैसे ये रहा, हमने जाना था सिखा है, तो हमने सिखा की जगह वह का यूज़ किया था।
उसके का, वे, उसकी। तो हमने फिर बाद में ये जाना था कि वह, उसके, वे, उसकी ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो हमने जाना था भाई ये सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम किसकी जगह पे यूज़ होते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में जानी थी कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग करे जाते हैं वो हमने अपने आखिरी क्लास में जान लिया था। तो जिन बच्चों को अभी हमारी ये पहली क्लास देख रहा है वो इससे पहले क्लास नंबर 1 सर्वनाम की वो देख के आए, ताकि उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि कहाँ पर प्रयोग होता है, सर्वनाम कैसे आते हैं, कैसे हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बताई थी। फिर उसके बाद हमने सर्वनाम की बेटा परिभाषा बनाई थी कि इसकी क्या परिभाषा थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे कि भाई राम स्कूल गया, वह होशियार है, ये राम स्कूल गया वह होशियार है, मैं खेल रहा हूँ तुम जा रहे हो। हमने ये सारी चीज़ें अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सर्वनाम का क्या होता है कि भाई भाषा को सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में एक जैसे होते हैं, जैसे मैं खाता हूँ तो आगे मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है वह पढ़ती है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे थे। ये भी हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, सर्वनाम क्लास नंबर 1 में। फिर हमने सर्वनाम एक वचन और बहुवचन रूप में होते हैं। फिर एक वचन जैसे मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे आदि। बहुवचन में हम, आप, वे, ये, हमारा, उसका, उन्हें आदि। ये सारी चीज़ें एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम कैसे होते हैं ये हमने अपनी सर्वनाम की क्लास नंबर 1 में लास्ट क्लास में देख ली थी ये चीज़ें। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आई है या किसी बच्चे ने अभी अभी हमारी क्लास ज्वाइन करी है तो वो सबसे पहले सर्वनाम की क्लास नंबर 1 देख के आए और फिर उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करें, है ना बेटा, ताकि समझ में आए। तो अब हम पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। तो बेटा देखो, हिंदी व्याकरण के अंदर मूल सर्वनामों की जो कुल संख्या होती है वो 11 होती है। अब आप सोचोगे सर मूल सर्वनाम क्या होते हैं। बेटा मूल सर्वनाम वो होते हैं जिनसे हम बाकी और सर्वनाम बनाए जा सकते हैं। इन सर्वनामों के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, इनका कोई छोटा रूप नहीं हो सकता, और ये जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग करे जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, हम इन सर्वनामों से बाकी और सर्वनाम बना सकते हैं। जैसे कि एक ये है मैं, है ना, तो मैं से मैं क्या बना दूंगा, मुझे, है ना। तू है तो तू से मैं क्या बना सकता हूँ दूसरा सर्वनाम, तुझे या तुझको। आप है इसमें अगला सर्वनाम, तो आप से मैं क्या बना दूंगा, आपको या आपके, है ना। तो उसी तरह हम जिन सर्वनामों से हम बाकी और सर्वनाम बना सकते हैं अपने वाक्य के हिसाब से कि हमारे वाक्य में किस सर्वनाम को कहाँ पर प्रयोग करना है, उन सर्वनामों को हम इन मूल सर्वनामों की सहायता से बना सकते हैं, या सीधे इन मूल सर्वनामों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना बेटा। अब वो कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम मूल सर्वनाम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम धीरे 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 आगे जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग ये जानो कि हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर जो सर्वनामों की संख्या है वो 11 है। कितनी संख्या है, 11। और वो 11 कौन कौन सी हैं, वो 11 बेटा ये हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर ये 11 सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इनसे हम और सर्वनाम बना सकते हैं, जैसे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमें, हमको, तुझे, तुझको, आप, आपको, उनको, उसका, उसको, उन्हें, इन्हें। ये सारे हम इन्हीं सर्वनामों से बना सकते हैं। लेकिन मेन जो सर्वनाम है वो यही है, इनके कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, इनका जैसा रूप है वैसा ही प्रयोग किया जाएगा, और इन्हीं सर्वनामों से हम बाकी सर्वनाम बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इन सर्वनामों का जो 11 सर्वनाम इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा, क्यों इनका प्रयोग किया जाएगा,
ये सारी चीज़ें अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। हमने सर्वनाम के भेद बेटा देख लिए थे कि सर्वनाम के 6 भेद थे, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखे थे। फिर हमने सर्वनाम के 6 भेदों के नाम देखे थे कि पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सारे जो इनके 6 के 6 नाम थे, ये हमने अपनी आखिरी क्लास में सर्वनाम की क्लास नंबर 1 में हमने देख लिए थे। फिर अब इसमें जैसे एग्जाम्पल था, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये पुरुषवाचक में ही क्यों आया। निजवाचक के अंदर मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये निजवाचक में क्यों ऐसे आया। अब आपके एग्जाम्पल में, आपके एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगा, यह पुस्तक मेरी है, बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपको यही नहीं पता होगा यह पुस्तक मेरी, इसमें कौन सा सर्वनाम है। इसमें निश्चयवाचक है, पर क्यों है निश्चयवाचक। ऐसे ही कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक है। तो ये कोई दरवाज़ा खटखटा रही है, अनिश्चयवाचक क्यों है। इस कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसे मैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं मान सकता, या इसको मैं संबंधवाचक सर्वनाम क्यों नहीं मान सकता, या इसको मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों नहीं मान सकता, है ना। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। आप सोचोगे सर मैं तो मानूंगा। मैं कहूँगा भाई चलो ठीक है, आप लोग मानना चाहते हो तो मान लो, लेकिन हम आगे जानेंगे कि हम इसको क्या सच में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसे हम संबंधवाचक मान सकते हैं क्या, प्रश्नवाचक मान सकते हैं क्या, निजवाचक मान सकते हैं क्या, पुरुषवाचक मान सकते हैं क्या, या निश्चयवाचक हम मान सकते हैं क्या। और अगर नहीं मान सकते तो क्यों नहीं मान सकते हम, तो हम उसे जानेंगे। ऐसे ही सेम चीज़ें, जैसे कि इसमें अगला है संबंधवाचक के अंदर, जिस लड़के ने पुरस्कार जीता वह मेरा भाई है। तो ये संबंधवाचक ही क्यों है, इसको तो मैं पुरुषवाचक मानूंगा। रीमा कहेगी सर मैं तो निश्चयवाचक मानूंगी। मोहन कहेगा मैं तो पुरुषवाचक मानूंगा। राधा कहेगी मैं तो निजवाचक मानूंगी। और पुनीत कहेगा मैं तो निश्चयवाचक मानूंगा। तो हर एक बच्चा अपने मन से कुछ भी मान सकता है, तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता कि बेटा सही बात है। जब तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जब तक मैंने बच्चों को बताया ही नहीं है कि जिस लड़के ने पुरस्कार जीता वह मेरा भाई है, ये संबंधवाचक क्यों है। तो हर बच्चा कुछ भी मान सकता अपने मन से। तो चलो हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे ने पुरस्कार जीता वह मेरा भाई है, संबंधवाचक क्यों है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, वह निश्चयवाचक क्यों है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यह पुरुषवाचक क्यों है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यह निजवाचक क्यों है। यह पुस्तक मेरी है, यह निश्चयवाचक क्यों है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक क्यों है। क्या सिर्फ ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं क्या ये ही हैं, या इनके अलावा भी और एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। क्या हमें सारे एग्जाम्पल को याद करना होगा, क्या हमें सारे एग्जाम्पल को रटना होगा, या हम खुद समझ जाएंगे। तो बेटा आप लोग एक चीज़ समझो, हम यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल को जानेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आता है और क्यों आता है। और आपको एग्जाम्पल भी मैं आपसे खुद ही बनवाऊंगा कि बेटा बनाओ, और आप लोग खुद बनाओगे। मैं बोलूँगा बेटा पुरुषवाचक के 5 एग्जाम्पल लिख के दो, तो आप फटाफट लिख के दोगे। लेकिन कब लिख के दोगे, जब आपको पुरुषवाचक के बारे में पता हो जाएगा कि पुरुषवाचक क्या होता है। मैं कहूँगा बेटा प्रश्नवाचक के 2 एग्जाम्पल बताओ, तो आप तो कहोगे सर 2 नहीं, मैं तो 10 बता सकता हूँ। मैं कहूँगा वाह बेटा 10 कैसे बता सकते हो। तो आपने फटाफट मुझे गिनवा दिए सर ये एग्जाम्पल हैं 10। लेकिन कब बता पाओगे, जब मैं आपको पहले ही समझाऊंगा कि प्रश्नवाचक क्या होता है। ऐसे ही निश्चयवाचक के अंदर मैं आपको पहले समझाऊंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये कैसे यूज़ करे जाते हैं, कहाँ पर यूज़ करे जाता है, ये कैसे इनके एग्जाम्पल बनते हैं। ऐसे ही निजवाचक, ऐसे ही संबंधवाचक, ऐसे ही निश्चयवाचक। तो ये सारे सर्वनाम आप मुझे कब बता पाओगे, जब मैं पहले आपको इनके बारे में समझाऊंगा, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो हम अपने आगे की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। अब आओ आप और मैं, हम दोनों मिलके इनको जानने की कोशिश करते हैं कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक ये सर्वनाम क्या हैं, कैसे हैं, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। तो आप और हम दोनों जन इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं या इनको खोजते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये वो सेम है। सर्वनाम के जो भेद थे कि सर्वनाम के 6 भेद बताए थे, वो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद ही है ना बेटा। ये हमने देख लिया था। तो अब हम इन 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं कि ये 6 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से, क्योंकि पहला है कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहला हमारा सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया बेटा, सारे बोलो। पहला कौन सा सर्वनाम है सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा राधा आप बोलो, कौन सा सर्वनाम है सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। पूरी क्लास एक साथ बोलो, कौन सा सर्वनाम है सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया बेटा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर? मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। सर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। चलो ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले आपको नाम से ही पता चलेगा। पुरुष, पुरुष 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 पुरुष, दिख रहा है आपको इसके नाम के अंदर ही सबसे पहले पुरुष। दिख गया सभी बच्चों को पुरुष? तो बस यहीं से हमारे सर्वनाम के बारे में आप लोगों ने जान लिया। यही बस, ये अगर आपने को ये दिख गया पुरुषवाचक, तो आप इसी से समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखो बेटा, पुरुष से हम समझते हैं एक इंसान के बारे में। एक इंसान जब बोलता है तो वो कैसे के बोलता है, सुनता है, या किसी और के बारे में बातें करता है ना। अब मैं हूँ तो मैं या तो अपने बारे में बातें करूँगा, या मैं आपके बारे में बातें करूँगा, या आप और मैं दोनों जने मिलकर किसी तीसरे इंसान के बारे में बातें करेंगे, है ना। अब मैं अकेला बातें करूँगा तो किसी तीसरे इंसान के लिए कर लूँगा, आप बातें करोगे तो आप मेरे बारे में करोगे, या आप किसी और के बारे में बातें करोगे, है ना। और कोई तीसरा इंसान है तो वो हम आपके और मेरे दोनों के बारे में बातें कर सकता है। तो तीन तरह से ही हम बातें कर सकते हैं ना, या तो अपने बारे में, या किसी दूसरे के बारे में, या किसी और आदमी के बारे में। उनमें सब कोई आ गया। जैसे मैं अपने मम्मी पापा, मामा चाचा, यार दोस्त, किसी के बारे में बातें कर सकता हूँ, या हम दोनों मिलके और किसी के बारे में बातें कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, या तो अपने बारे में, या मैं किसी दूसरे इंसान के बारे में, जैसे कि आप और हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में, है ना। तो ये तीन तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। आप मेरे साथ बातें कर रहे हो तो आप सुन रहे हो। जब आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा, मैं बोलूँगा तो आप सुनोगे, या हम दोनों मिलके किसी तीसरे इंसान के बारे में बातें करेंगे, है ना। यही हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनोगे, आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा, और हम दोनों मिलके बोलेंगे तो किसी तीसरे इंसान के बारे में हम बातें करेंगे कि अच्छा वो ऐसा है, ये सब कुछ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा यही पुरुषवाचक सर्वनाम है। बस जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, सुनने वाले के लिए जैसे आप सुन रहे हो, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बातें करते हैं, या मैं किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहा हूँ, है ना, या आप किसी तीसरे इंसान के बारे में बातें कर रहे हो, उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आए समझ में किसी को? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो मैं अपने लिए करूँगा, मैं बोल रहा हूँ, या मैं आप सुन रहे हो तो आपके लिए प्रयोग करूँगा, या फिर किसी तीसरे इंसान के बारे में जो ना तो बोल रहा हो ना सुन रहा हो, है ना। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब आप सोचोगे अच्छा समझ में आया। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे इंसान के बारे में जो ना बोल रहा हो और ना सुन रहा हो, उसके बारे में प्रयोग किया जाए, तो वो कौन से सर्वनाम होते बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कौन कौन से होते हैं? वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि, है ना। कौन कौन से सर्वनाम होते बेटा? वह, वे, मैं, हम, तुम, आप, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब आप कहोगे सर लेकिन हमारे तो याद नहीं हो रहे। तो कोई बात नहीं बेटा, याद नहीं हो रहे तो अभी मैं हूँ ना आपके साथ, तो मैं आपको याद करवाऊँगा। क्या आप कैसे याद करवाओगे सर आप? तो कैसे याद कराएंगे, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानेंगे, फिर आप लोग खुद ही कह दोगे सर ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो हमें खुद ब खुद याद हो गया।
ठीक है बेटा, चलो अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 थे? सबसे पहले बोलने वाला, सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो हम बातें करते हैं। कौन कौन से थे? या तो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम बात करते। सेम इनको हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर नाम दे दिया गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार थे, इसको हिंदी व्याकरण के अंदर नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अरे हाँ, तो बेटा फिर तो ऐसे हमने देखा कि भाई पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके आगे जानते हैं। अब आप लोग कहोगे सर उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है? सर हमने तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष होगा। पुरुष को हमने याद कर लिया इंसान से कि भाई इंसान क्या करता है। इंसान या तो बोलता है, या सुनता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो ना बोलता हो ना सुनता हो। मतलब कि ना बोलने ना सुनने से मतलब है कि वो कहीं दूर जगह हो। जैसे कि हमारी आपस में बातें कर रहे हैं तो वो नहीं सुन पा रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो बहरा होगा तो वो सुन नहीं पाएगा, मतलब कहीं दूर होगा। तो ये तो सर हम समझ गए, लेकिन सर अब हमें ये बताओ कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष क्या होते हैं। तो चलो बेटा, अब हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, देखो उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे अभी हमने यहाँ पे पुरुषवाचक में देखा था ना, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। तो इसमें जो बोलने वाला है वो जब अपने लिए बोले, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे जो भी होगा, बोलने वाला जब अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जैसे बोलने वाला क्या बोलेगा, मैं। जैसे हम इसमें देखो, इस चित्र में मैं पत्र लिख रही हूँ। ये लड़की है, ये बता रही है कि मैं पत्र लिख रही हूँ। तो ये किसके लिए यूज कर रही है? अपने खुद के लिए बोल रही है। मैं तो बोल रही है ना भाई, मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, हम खेल रहे हैं। यह समझ रहे हो? मतलब जिसमें बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे खुद के लिए, जब बोलने वाला खुद के लिए, जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बार सब बच्चे मेरे को बोल कर दिखाओ। ये देखो, उत्तम पुरुष जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे, जिन सर्वनाम का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब मैं बोलूँ हम, तो उसमें मैं भी आया। भाई मैं और मेरे साथ, या तो मेरा दोस्त जाएगा या कोई और जाएगा, तो मैं बोलूँगा भाई हम दोनों ताजमहल देखने को जाएंगे। तो मैंने अपने लिए यूज़ किया। मैं बनारस जा रहा हूँ, मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे, जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गया ना उत्तम पुरुष क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो आप लोग, इसमें क्या कह रहा है, हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। ये बच्चे बता रहे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये टीवी देख रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं कि हम टीवी देख रहे हैं। तो ये किसके बारे में बात करें? अपने खुद के लिए। तो जब बोलने वाला अपने लिए बात करे, जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम नहीं, उत्तम पुरुष कहते हैं।
जैसे हमने पढ़ा पुरुषवाचक, उसमें हमने 3 पुरुष पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निर्णय पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होगा? जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे। जैसे इसमें क्या सर्वनाम है? हम। क्या सर्वनाम है इसमें बेटा? हम। तो अब इसमें देखो, दोबारा देखते हैं हम इसको। हम टीवी देख रहे हैं। कौन कह रहा है हम टीवी देख रहे हैं? सर ये बच्चे कह रहे हैं कि हम टीवी देख रहे हैं। तो ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सर ये तो अपने लिए यूज़ हुआ है हम। तो हम कौन सा हुआ? सर हम तो उत्तम पुरुष हुआ। वेरी गुड। दूसरे में क्या कह रहा है ये बच्चा क्या कह रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। ये क्या बता रहा है? कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये किसके लिए बता रहा है? सर ये अपने खुद के लिए बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सर मैं खाना खा रहा हूँ। बता रहा है ना खुद के लिए, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये बोलने वाला, ये बच्चा, ये जो लड़का खाना खा रहा है, ये जो बच्चा खाना खा रहा है, कौन सा बच्चा? ये बच्चा। ये किसके लिए बता रहा है? सर ये अपने खुद के लिए बता रहा है। ये जो बच्चा है ये अपने खुद के लिए बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मैं खाना खा रहा हूँ। क्या बता रहा है ये? कि सर मैं खाना खा रहा हूँ। क्या बता रहा है? कि मैं खाना खा रहा हूँ। बता रहा नहीं बच्चा, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस किसके लिए यूज़ कर रहा है? बोलने वाला अपने लिए। तो अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला करे उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है बेटा? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, तो इसमें बोलने के लिए खुद का यूज़ कर रहा है। हम टीवी देख रहे हैं, इसमें भी बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें भी बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा है। कर रहा है ना? तो ये क्या हो गया? उत्तम। मैं बोलूँ हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम, मैं और मेरा दोस्त, तो मैं बोलने वाला अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। मैं बोलूँ मैं बनारस जा रहा हूँ, तो मैं बनारस जा रहा हूँ। तो मैंने अपने लिए यूज़ किया ना मैं, कि मैं बनारस जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलता बोलता बोल रहा हूँ कि भाई मैं बनारस जा रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। ठीक है बेटा? अब भी किसी बच्चे को अगर उत्तम पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या समझ में नहीं आया हो तो वो हमें कमेंट करे। उसके अगला कौन सा है? मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा है बेटा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते थे? जब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जब सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जब सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, आपने आदि। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया कि मध्यम पुरुष सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। सर लेकिन आप इसके उदाहरण तो बताओ हमें। बेटा आपको उदाहरण बताएंगे। चलो अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखो उदाहरण, ये एक बच्चा पढ़ रहा है, ये इसके पिताजी खड़े ना। ये इसके पिताजी अपने बेटे से पूछ रहे हैं तुम क्या लिख रहे हो? दोबारा समझते हैं। देखो ये बच्चा पढ़ रहा है, ये इसके पिताजी खड़े हैं और इसके पिताजी अपने बेटे से पूछ रहे हैं तुम क्या लिख रहे हो, है ना? तो पिताजी क्या हो गए? बोल रहे हैं, बेटा सुन रहा है।
तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम क्या लिख रहे हो, तो सुनेगा। जैसे मैं तो आप लोगों से पूछूं कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम मुझे जवाब दोगे सर हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, तुम मध्यम पुरुष। तो क्या आप लोग सुन के जवाब दे रहे हो। अगर मैं आपसे, जैसे ये एक दो दोस्त हैं, ये बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए तो आपस में बातचीत करने लग गए। तो बात करते करते एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं। उसने पूछा अपने दोस्त से आप कहाँ रहते हैं, तो इससे पूछा तो ये जवाब देगा ना, भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कर्नाटक में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो आप किसके लिए यूज़ हो रहा है, दूसरे के लिए। जैसे मैं बोलूँगा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने अपने लिए, बोलने वाले के लिए यूज़ किया। और मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं सुनने वाले के लिए पूछ रहा हूँ बेटा आप बताओ आप कहाँ रहते हो। तो आप कहोगे सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, सर मैं कलकत्ता में रहता हूँ, सर मैं पटना में रहता हूँ, है ना। तो जहाँ सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है बेटा। जहाँ सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। अब देखो एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे मैं पूछूं आप लोगों से कि बेटा आप बताओ आपको क्या पसंद है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बेटा बताओ आपको क्या पसंद है। तो आपको क्या पसंद है, आपको कहेगा सर मुझे सेब पसंद है, मुझे केला पसंद है, मुझे अनार पसंद है, मुझे पपीता पसंद है, मुझे मोमोज पसंद है, मुझे चाउमीन पसंद है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप सुन रहे हो ना, तभी तो आप मुझे जवाब दे रहे हो कि सर हमें ये पसंद है। तो इसमें आप किसके लिए आ रहा है, मध्यम पुरुष के लिए, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, सुनने वालों के लिए। जैसे मैं पूछूं क्या आप घर भी जाओगे या यहाँ से सीधा पार्क में जाओगे, तो आप कहोगे नहीं सर हम पहले घर पे जाएंगे। तो मैंने पहले पूछा ना बेटा आप घर भी जाओगे या सीधा पार्क जाओगे, तो आपने कहा नहीं सर हम पहले घर जाएंगे। तो आप सुन रहे हो। मैं बोलूँ, अब आप सोचोगे सर प्रथम उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में क्या फ़र्क है। देखो अब ऐसे मैं बोलूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने मेरे लिए बताई कि भाई मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। वहीं पे मैं आपसे पूछूं क्या आप घर जाओगे, तो आप मुझे बोलोगे सर हम घर जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं सर हम घर नहीं जाएंगे। कोई कहेगा सर हम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे। कोई कहेगा सर हम अभी खेलने जाएंगे। तो आप सुन के जवाब दे रहे हो। मैं बोलूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो इसमें आप लोग सुन के मुझे क्या जवाब दोगे, ठीक है सर आप जा रहे हो तो जा रहे हो। तो ये मैंने मेरे लिए यूज़ किया कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे मैं आपसे पूछूं क्या आप घर जाओगे, आप कहोगे कि तुम, जैसे इसके पिताजी पूछ रहे हैं तुम क्या लिख रहे हो, तो पिताजी ने बेटे से पूछा, तभी तो बेटा जवाब देगा कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ या मैं डायरी लिख रहा हूँ, जो भी बेटा कहेगा, है ना। ऐसे ही इसके दोस्त ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तभी तो इसका दोस्त जवाब देगा कि भाई सर हम यहाँ पे रहते हैं, या अपने दोस्त को बताएगा। मैं पूछूंगा आप कहाँ रहते हो, तो कहेगा सर मैं यहाँ पे रहता हूँ। लेकिन इसका दोस्त पूछेगा, इसका दोस्त पूछेगा, इसका दोस्त पूछेगा, तो अपने दोस्त को जवाब देगा। तो यहाँ आप किसके लिए है, सुनने वाले के लिए। ठीक है बेटा। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए करा जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तुमने यह क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये सारे किसी दूसरे इंसान के बारे में पूछोगे, है ना। जैसे मैं अपने दोस्तों से, आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है, तुमने यह क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या पसंद है ना। आपसे क्या बनेगा, आपका, आपको। तुमसे क्या बनेगा, तुम्हारा, तुम्हें, है ना। ये सब
पूछोगे तो आप अपने दोस्तों से पूछोगे, वो आपको जवाब देंगे, या आप किसी से पूछोगे वो आपको जवाब देंगे। तो जवाब कौन दे रहा है? जो सुन रहा है ना। जवाब कौन देगा? जो सुन रहा है। तो मध्यम पुरुष किसके लिए आ रहा है? मध्यम पुरुष किसके लिए आ रहा है? सुनने वालों के लिए। ठीक है बेटा, सुनने वालों के लिए। किन के लिए आ रहा है? सुनने वालों के लिए। किन के लिए आ रहा है? सुनने वालों के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद हम अगला करते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हमने देखो पुरुषवाचक में क्या क्या पढ़ा था, या तो सुनने वाला, या बोलने वाला, या किसी अन्य के लिए जो वहाँ पर उस जगह पे ना हो और वो फिर भी हम उसके बारे में बातें करें, है ना। तो अन्य पुरुष क्या हो गया? किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता है अन्य, तो जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए हो, मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए उसका यूज़ किया जाए, किसी तीसरे इंसान के लिए उसका यूज़ किया जाए कि भाई वो आदमी वहाँ पर नहीं है, फिर उसके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह है, तो वह से आप बनाओ जो ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला हो। जैसे कि आप बोलोगे सर वह कल मुझसे मिलने आएगी, फिर मैं बोलूँ ओहो वह मिलने आएगी, तो देखो वह वहाँ पे नहीं है, आप बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हो कि सर वह मुझसे कल मिलने आएगी। आप बोल रहे हो तो आप क्या हो गए? उत्तम पुरुष। मैं सुन रहा हूँ तो मैं हो गया मध्यम पुरुष। लेकिन हम बात कल किसी और के आने की कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? अन्य पुरुष, है ना। क्या होगी? अन्य पुरुष। अब मैं पूछूं कि भाई मैं बोल रहा हूँ राम क्या कर रहा है, तो राम वहाँ पे नहीं है ना। राम नहीं है। मैंने आपसे पूछा राम क्या कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो कि सर ने पूछा राम क्या कर रहा है, तो तुमने सुन के मुझे सुन रहे हो, तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष हो। तुमने मुझे जवाब दिया सर वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने किसके बारे में बात करी? राम के लिए, कि सर वह क्रिकेट खेल रहा है। अब राम तो सुन भी नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हुआ? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और हम बात किसके लिए कर रहे हैं? राम के लिए। सर वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वह, तो ये वह किस तरह का पुरुष हुआ? अन्य पुरुष, कि किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना। इसी तरह कौन कौन से होते हैं? उसका, उसे, वे, उनका आदि, है ना। ठीक है बेटा। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये रहा, आपने अब बताया ना सर वह क्रिकेट खेल रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वह के बारे में भी हमने आपको बताया था। ये रहा राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अभी हमने देखा, मैं बोल रहा था कि वह क्या कर रहा है, आपने कहा मैं बोलने वाला कौन हो गया? उत्तम पुरुष। आप बताने वाले, सुनने वाले क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बातें कर रहे थे, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, तो अब हमारा अगला सरनाम कौन सा है? निश्चयवाच्य सरनाम। अगला कौन सा है? दूसरा, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो हम एक बार शुरू से देखते हैं। पुरुषवाचक क्या क्या था? ये था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आपने क्या देखा? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वालों के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बोलने वालों के पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए थे। अब आप बताओ जो बोलने वाले के लिए यूज हो उसे क्या बोलते हैं? आप लोग बोलोगे सर उसे उत्तम पुरुष बोलते हैं, है ना। क्या बोलोगे आप? सर उसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। मैं बोलूँ सुनने वालों के लिए, तो आप कहोगे सर सुनने वालों के लिए जो बोले उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं। सर सुनने वालों के लिए जो बोला जाए उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं। और मैं बोलूँ किसी अन्य के लिए, तो आप कहोगे सर किसी अन्य के लिए बोला जाए तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, है ना। यही बताओगे ना। सर बोलने वालों के लिए उत्तम पुरुष, सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष और किसी अन्य के लिए अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब इसके बाद हमारा अगला, फिर हमने उत्तम पुरुष देखा था। उत्तम पुरुष किसके लिए आया था? बोलने वालों के लिए। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, है ना, हम टीवी देख रहे हैं, बोलने वालों के लिए। मैं खाना खा रहा हूँ, बोलने वालों के लिए। तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। उसके बाद क्या था? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसके लिए? सुनने वालों के लिए। सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने आदि। फिर हमने इसके उदाहरण देखे। तुम क्या लिख रहे हो? तो ये सुनने वाले के लिए आ रहा है। आप कहाँ रहते हो? सुनने वाले के लिए आ रहा है। तो ये क्या था? मध्यम पुरुष। उसके बाद हमने देखा अन्य पुरुष, जो किसी तीसरे इंसान के बारे में आए। तीसरे इंसान के बारे में हम बातें करें, जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, है ना, जिसमें कौन कौन से थे? वह, वे, उसे, उसका, उनका, है ना। ये हमने उसका उदाहरण देखा था कि वह क्रिकेट खेल रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए आता है। जो बोलने वालों के लिए आए उसे उत्तम पुरुष, जो सुनने वालों के लिए आए उसे मध्यम पुरुष, और जो किसी अन्य के लिए आए उसे उत्तम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम अपना अगला सर्वनाम देखते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला सर्वनाम कौन सा है हमारा बेटा? सर, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, है ना। देखो, निश्चयवाचक से हमें क्या पता चलता है? निश्चय, इसी से आप अंदाजा लगा लो। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए उसे, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं? यह है, वह है, ये, वे आदि, है ना। उदाहरण देखते हैं। जैसे ये बिटिया है छोटी सी, ये कह रही है वह घर मेरा है। देखो, ये अपने घर की तरफ इशारा कर रही है। ये देखो, ये इशारा कर रही है, ये बता रही है कि वह घर मेरा है। तो ये किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा कर रही है ना। ये किसी निश्चित घर की तरफ इशारा कर रही है कि देखो यह घर मेरा है। अभी यहाँ पे बोले वह की जगह ये बोल दे यह, तो भी निश्चित है कि भाई यह घर मेरा है। यह कह रही है वह घर मेरा है, तो ये बता रही कि वह घर मेरा है। तो ये निश्चित घर के बारे में बात कर रही है। ये लड़का बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या कह रहा है? ये मेरे खिलौने हैं। ये क्या कह रहा है? ये मेरे खिलौने हैं। कौन से खिलौने? ये देखो, ये रे, ये सारे इसके खिलौने हैं। तो ये निश्चित बता रहा है कि भाई ये वाले और ये वाले, ये खिलौने मेरे हैं। तो ये किसी निश्चित के बारे में बात कर रहा है, इन वस्तु के बारे में। ये लड़की निश्चित घर के बारे में बता रही है। ये बेटी निश्चित घर के बारे में बता रही है कि ये वाला जो घर है ना, ये मेरा है। ये कह रहा है ये जो खिलौने हैं ना, ये मेरे हैं। तो जिससे हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता चले, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चले, उन सर्वनाम को हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पता चला? निश्चय के अंदर वह, तो वह किसके अंदर आएगा? जैसे वह घर मेरा है ना, ऐसे मैं बोल दूँ वह बहुत अच्छा लड़का है, तो हमें पता कौन सा? भाई वह लड़का बहुत अच्छा है ना। तो ये निश्चय के बारे में पता चल गया। अब मैं बोल दूँ कि यार बहुत सारे लड़के खड़े, पर इनमें से कोई लड़का तो बहुत अच्छा है, हमें नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति के तरफ, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोलूं कि भाई यह लड़का बहुत अच्छा है, तो मैंने निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया, मैंने निश्चित चीज़ की तरफ इशारा कर दिया, तो क्या हो गया? निश्चयवाचक, है ना। एक मैं बोल दूँ, जैसे मान ले मेरे हाथ में किताब है, सामान्य हिंदी कुलदीप सर, तो मैं बोलूँ ये किताब कितनी अच्छी है, ये किताब कितनी अच्छी, सामान्य हिंदी कुलदीप सर, ये किताब कितनी अच्छी है ना। तो मैंने किसी एक निश्चित किताब की तरफ इशारा करके बोला ना कि भाई ये वाली किताब देखो कितनी अच्छी है, तो निश्चित हो गया।
हमने बता दिया कि भाई ये किसी निश्चित चीज़ की तरफ मैंने इशारा कर दिया है ना बेटा। तो जिससे किसी निश्चित की तरफ हो जाए। अब जैसे कि मैं पूछूं मेरे पास 15 पतंगे हैं, तो मैं कहूँ बेटा इसमें से आपकी कौन सी पतंग है। आप एक लाल कलर की या हरे कलर की या संतरी कलर की कोई सी एक पतंग उठा के लेके आओगे और आप लेके आके कहोगे सर यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। तो आपने 15 पतंगों में से किसी एक पतंग को उठा के बता देना कि सर यह वाली मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो वो क्या हो गया आपके लिए निश्चित। ऐसे ही लाइब्रेरी के अंदर गए तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए गए, वहाँ पे आप अपनी कॉपी को भूल कर आ गए, वहीं पे छोड़ के आ गए। फिर आपको याद आया अगले दिन, कह रहे मैंने तो मेरी कॉपी वहीं पे छोड़ दी। तो आप तुरंत गए लाइब्रेरी वाली मैडम के पास या सर के पास कि सर मेरी कॉपी यहाँ छूट गई थी। तो सर कहेंगे बेटा यहाँ पे तो बहुत सारी किताबें, आपकी कौन सी है। तो आप जाओगे और अपनी किताब उठा के ला कहोगे सर यह किताब मेरी है, सर यह मेरी किताब है, या सर यह किताब मेरी है ना, यह मेरी किताब है। आप बोलोगे तो सर बोलेंगे अच्छा ठीक है आपकी है तो आप लेके चले जाओ। तो आपने इतनी सारी किताबों में से किसी एक किताब के बारे में बता दिया ना कि भाई यह मेरी किताब है, तो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, कि भाई मैं किसी निश्चित चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, जिसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है, अब उसके बाद आता है निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता है कि ये अनिश्चित चीज़ के बारे में बताएगा। जब अब निश्चयवाचक हमें निश्चित चीज़ के बारे में बता रहा था, तो अनिश्चयवाचक हमें अनिश्चित चीज़ के बारे में बताएगा। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। मतलब जिससे हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में ना पता चले कि भाई ये मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल में कोई और कुछ। उदाहरण क्या हो गया इसका, कोई या कुछ। अब हम इसे उदाहरण देखते हैं इसका अनिश्चित के बारे में। जैसे कि यहाँ पे ये एक लड़का है, ये गेट के ऊपर खड़ा है ना। गेट के ऊपर, अब घर के अंदर कोई है, वो देख रहा है कि यार कोई गेट पे खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब अंदर से क्या आवाज़ आई, भाई कोई दरवाजे पर खड़ा है। पर हमें क्या पता कि कौन खड़ा है, हमें क्या पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्योंकि हम तो इसे जानते नहीं हैं। अगर हम इसे जानते तो हमें पता होता कि भाई राम दरवाजे पर खड़ा है, श्याम दरवाजे पर खड़ा है, मोहन खड़ा है, कौन खड़ा है, हमें पता होता। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो जब हमें नहीं पता, वो क्या हो गया अनिश्चित। भाई ये कुछ कोई भी हो सकता है, ये पुलिस वाला हो सकता है, डाकिया हो सकता है, क्या पता घर के कपड़ों के अंदर आर्मी का बंदा आया हो या बैंक का आया हो, या कोई भी हो, कोई भी आ सकता ना। क्या पता अध्यापक हो, ये क्या पता ये आपके कुलदीप सर हों जो आपको पढ़ा रहे हों, है ना। तो कोई भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता कौन है। तो जब हमें नहीं पता तो क्या हो गया अनिश्चयवाचक, है ना। ऐसे ही देखो दूसरे में, इस पानी का गिलास है, इस पानी के गिलास के अंदर कुछ चीज़ गिर गई, लेकिन हमें नहीं पता क्या गिर गया। पानी में कुछ गिर गया, हमें पता ही नहीं क्या गिर गया। क्या पता ये सिक्का है, क्या पता ये कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्या है। अगर हमें पता होता कि भाई ये सिक्का है, तो मैं बोलता पानी में सिक्का गिर गया, तो वो निश्चित हो गया। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि भाई क्या गिरा है, पानी में कुछ भी गिर गया, तो क्या हो गया अनिश्चय। क्या हुआ है बेटा, ये अनिश्चय। जिस चीज़ के बारे में हमें ना पता हो, मतलब जिस चीज़ के बारे में, जिसमें हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में ना पता हो। अनिश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अब इसका देखो कोई भी एक उदाहरण आप लोग बनाओ। जैसे आप लोग रोड पे जा रहे हो, है ना। तो रोड पे जा रहे हो, तो आप रोड पे जाते जाते देख के मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, तो आप रोड पे आप देख रहे हो कि कोई आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कौन आ रहा है ना। कोई मतलब अलग सा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता है कौन है, लेकिन आप कह रहे हो कोई तो आ रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि भाई कौन आ रहा है,
नहीं पता ना आपको, तो वो क्या हो गया अनिश्चय। भाई हमें ये पता है कि कोई तो आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है हमें नहीं पता, नहीं पता ना हमें, हम बोले कोई आ रहा है, तो कोई कौन सा सर्वनाम हुआ बेटा, अनिश्चयवाचक। अब मैं ऐसे जैसे पानी के गिलास में कुछ गिर गया, ऐसे मैं बोलूँ कि आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ एक काम करो, एक गिलास दूध लेके आ जाओ और उसे गर्म करके पी लेना। तो आप गए किचन में, वहाँ पे आपने देखा दूध में तो कुछ गिर गया, तो आप अपनी मम्मी के पास आए, आपने कहा मम्मी मैं दूध कैसे पीऊँ, दूध में तो कुछ गिर गया, दूध में कुछ, दूध में कुछ, दूध में कुछ गिर गया। तो आपको ये नहीं पता क्या गिरा है, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है क्या गिरा है। हाँ, आपको पता हो दूध में मच्छर गिर गया, दूध में मक्खी गिर गई, दूध में सब्जी गिर गई, दूध में पैन गिर गया, तो आपको पता होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपने कहा मम्मी दूध में तो कुछ गिर गया, कुछ, दूध में कुछ गिर गया, जैसे ये था ना कुछ गिर गया, तो वो क्या हो गया अनिश्चयवाचक। जैसे कोई का हमने बताया कि कोई आ रहा है ना, तो ये क्या हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनके बारे में, जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, पता है ना, तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो मेरे समझ में आ गया, मैं पूछूंगा बेटा क्या आया, सर देखो इसमें प्रश्नवाचक में पहले ही प्रश्न लिखा हुआ है। तो जिन सर्वनामों में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब आदि, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने। अब कहोगे सर मेरे को तो एक एक वाक्य बना के दिखाओ तब मैं समझ में आएगा, तो मैं चलो ठीक है बेटा हम वाक्य बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या को उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या, अब मैं पूछूं क्या आप मुझसे क्या चाहते हो। जैसे कि मैंने पूछा क्या, क्या सर्वनाम को लेके मैंने वाक्य बनाया, आप मुझसे क्या चाहते हो, तो आपका जवाब आया सर हमें एक एक वाक्य बना के दिखाओ, है ना। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा आप मुझसे क्या चाहते हो, तो आपने कहा सर हमें एक एक वाक्य बना के दिखाओ, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, है ना। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना। ऐसे ही कौन से, तो कौन में क्या होगा, कौन खेल रहा है। मैं और आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमें एक ग्राउंड में दिख रहा है कि कोई बच्चा खेल रहा है, तो मैं पूछूं कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। अब आप बोलोगे सर राम खेल रहा है, सर सीता खेल रही है, सर मोहन खेल रहा है। तो मैंने आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा, कौन खेल रहा है, पूछा ना मैंने आपसे प्रश्न। तो आपने कहा सर राम खेल रहा है, सर मोहन खेल रही है। तो कौन क्या हो गया, प्रश्न पूछना, कौन खेल रहा है पूछूंगा ना मैं आपसे। अब जैसे कि समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना, हाँ ऐसे ही। वेरी गुड वेरी गुड, देखो कमेंट भी आने लग गए, बहुत अच्छे। तो ये क्या हो गया जी, ये सर्वनाम क्या हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछने के लिए जैसे आप कहाँ रहते हो, आपने किसे कहा था, आप क्या करते हो, कौन आ रहा है, तो ये सारे क्या हैं प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आओ अब इसके उदाहरण भी देखते हैं। देखो क्या, ये बहन है, ये अपने भाई से पूछ रही है तुम क्या देख रहे हो। भाई बोलेगा मैं डोरेमोन देख रहा हूँ। भाई क्या बोलेगा, मैं डोरेमोन देख रहा हूँ। बहन क्या पूछ रही है, तुम क्या देख रहे हो। तो इसने क्या पूछा, इसने प्रश्न पूछा अपने भाई से। इस बहन ने अपने भाई से प्रश्न पूछा कि तुम क्या देख रहे हो।
तुम क्या देख रहे हो? तो भाई ने क्या जवाब दिया, मैं डोरेमोन देख रहा हूँ, मैं डोरेमोन देख रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, प्रश्न पूछ रही है। तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि अभी आदमी बाहर खड़ा हुआ है ना, अंदर से किसी ने देखा और उसने पूछा कौन आया है। अंदर से कोई आदमी देखा है और यहाँ पे मान ले गार्ड है, तो उसने गार्ड से पूछा है कि कौन आया है। फिर गार्ड जवाब देगा, साहब ये तो कुलदीप सर आए हैं आपसे मिलने के लिए। फिर आप तुरंत भगे भगे आओगे, वो कुलदीप सर आ गए, कुलदीप सर आ गए, कुलदीप सर आ गए, है ना। तो इसने प्रश्न पूछा, इन्होंने अंदर इस घर के अंदर कोई है, तो उन्होंने अपने घर के जो गार्ड जी हैं उनसे पूछा कि कौन आया। उन्होंने बताया, सर कुलदीप सर आए हैं, तो आप आओगे। तो क्या पूछा उसने, प्रश्न, कौन। तो ये कौन से सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कैसे सर्वनाम है, कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब, ये कौन से सर्वनाम हो गए बेटा, प्रश्नवाचक। जो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा पास कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, संबंध। जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाए। संबंधवाचक में क्या होगा, जिनमें संबंध बताया जाए। संबंधवाचक में क्या होगा, जिनमें संबंध बताया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बताओ बेटा। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर जिनमें संबंध प्रकट किया जाए, 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 उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से, जो, सो, जैसा, वैसा। आओ अब हम उदाहरण की तरफ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे ये देखो, ये बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा नहीं बच्चा, ये बच्चा पढ़ रहा है। तो क्या होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो इन दोनों में संबंध बता दिया गया ना, इन दोनों में जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा पास नहीं होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। तो इनमें संबंध बता दिया गया ना, इनमें संबंध बता दिया ना कि भाई जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब ये बच्चे सोचा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं पढ़ता हूँ, तो ये बच्चा पढ़ने लग गया। तो इनमें आपस में संबंध हो गया, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। ठीक बेटा। तो जिनमें संबंध बताया जाए, जिनमें संबंध बताया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा। आओ अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, देखो अगला क्या है, ये पुलिस है, ये और इस चोर को पकड़ के लेके जा रही है। पुलिस है, ये चोर को पकड़ के लेके जा रही है। क्या हो रहा है इसमें, पुलिस है, ये चोर को पकड़ के लेके जा रही है। चोर को क्यों पकड़ रही है, क्योंकि इसने चोरी की है ना। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। अगर तुम चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ेगी और फिर तुम्हें मारेगी ना। तो क्या हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन दोनों में संबंध बता दिया गया ना कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो करोगे जो करेगा सो भरेगा। अब ये अंकल यहाँ पे खड़े हैं, ये चोर कह रहा है अंकल को कि अंकल मेरी जगह आप चले जाओ पुलिस अंकल के साथ। तो अंकल जी क्या कह रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तूने चोरी की है तो तू जा, मैंने तो चोरी की नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगा, कहेगा ना अंकल। यही कहेंगे ना अंकल जी, भाई मैंने चोरी नहीं करी तो मैं क्यों जाऊँगा, तूने चोरी की है तो तू जा, तूने चोरी करी है
तो तू जा, मैंने तो नहीं करी, तो जो करेगा सो भरेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या हुआ इससे, जो संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक, निज मतलब अपना खुद के लिए, स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो खुद के लिए यूज़ करे जाएं, जिन सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, स्वयं या अपने लिए प्रयोग किया जाए, जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए करा जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप, ये तो ये सर्वनाम कैसे हो गए, निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब हमने उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये लड़का है, ये सफाई कर रहा है, ये लड़का है ये सफाई कर रहा है, क्या कह रहा है, अपना काम स्वयं करो, मतलब खुद के लिए, खुद जो काम स्वयं करे, अपना काम स्वयं करो। निज, निज का मतलब क्या था, अपने आप के लिए। जो सर्वनाम अपने खुद के लिए यूज़ किया जाए, स्वयं या अपने लिए, स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनाम का यूज किया जाए या प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें लड़का किसके लिए कह रहा है, अपने लिए, कि भाई अपना काम स्वयं करो, कोई किसी का काम मत करो, तो मैं अपना काम खुद करूँगा, तो मैंने अपने लिए यूज़ किया ना, अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं क्या हो गया, खुद के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। ये बच्चा स्कूल जा रहा है, ये स्कूल जाते जाते क्या कह रहा है, मैं स्वतः ही चला जाऊँगा, मतलब मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो ये अपना अपने खुद के लिए यूज़ कर रहा है, मैं स्वतः ही चला जाऊँगा, मतलब भाई मैं तो खुद ही चला जाऊँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, तो इसने खुद के लिए यूज़ किया। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए किया जाए, जैसे कि बेटा हाँ, आपकी मम्मी खाना लेके आई है ना, और आपकी मम्मी खाना लेके आई और आपको दिया, खिला बेटा, मैं आपको खाना खिला देती हूँ, आप क्या कहोगे, नहीं मम्मी मैं आप ही खा लूँगा, मम्मी आप जाओ मैं आप ही खा लूँगा। तो मैंने खुद के लिए किया ना, आप ही मतलब खुद ही, मैं अपने आप ही खा लूँगा, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। जो खुद के लिए करा जाए, जो खुद के लिए कहा जाए कि मम्मी मैं आप ही खा लूँगा। अब जैसे एक बच्चा है, वो क्लास के अंदर पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, तो वो अपने जो उसका दोस्त है क्लास में, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, जिसके अच्छे नंबर आए हैं, वो उससे पूछ रहा है, यार मैं तो फेल हो गया, मैं कैसे पास होऊंगा। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या अच्छे मार्क्स से पास हुआ वो क्या बोलेगा, भाई पास होने के लिए तो देख तुझे स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, तुझे स्वयं पढ़ना पड़ेगा, तुझे स्वयं पढ़ना पड़ेगा, मतलब तुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। पास होने के लिए तुझे स्वयं पढ़ना पड़ेगा, तो स्वयं क्या हो गया, खुद के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो जो चीज़ अपने स्वयं के लिए या अपने लिए, स्वयं के लिए या अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा, जिन सर्वनाम में स्वयं के लिए या अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण देखे थे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं किसके लिए आया, खुद के लिए, तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वतः चला जाऊँगा, मतलब खुद ही चला जाऊँगा अपने आप स्कूल में, तो ये किसके लिए आया, खुद के लिए, तो कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारा सर्वनाम का टॉपिक ख़त्म हुआ। पर चलो हम एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क होगा। अब हमने सर्वनाम के सारे भेद एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अभी हम यहाँ से इसके भेद देखते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा था बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक मिनट में ग्रीन करता हूँ। सबसे पहले कौन सा था बेटा, ओ इस पर ग्रीन भी नहीं चल रही, ब्लू चल जाएगी। चलो
सबसे पहले कौन सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम हमने क्या देखा था, बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे मैं, कौन कौन से थे उसके उदाहरण, मैं, तुम, वह, यह, हम, ये खुद बोलने के लिए। निजवाचक सर्वनाम के अंदर क्या था, जो अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए, अपने आप के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए। निश्चयवाचक के अंदर क्या था, जिसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता चले, जैसे यह पुस्तक मेरी है, इसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या था बेटा, जिसमें किसी अनिश्चित वस्तु के लिए या अनिश्चित चीज़ के बारे में पता चले। अनिश्चित क्या था, जिसमें किसी अनिश्चित चीज़ के बारे में पता चले। अनिश्चित जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब हमें नहीं पता कौन खटखटा रहा है, पर कोई तो खटखटा रहा है, तो हमें नहीं पता कौन खटखटा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित चीज़ के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम क्या था, जिसमें किसी संबंध के बारे में बताया जाए। जैसे ये लड़की बोल रही है कि जिस लड़के ने पुरस्कार जीता वह मेरा भाई है, तो ये लड़का है जिसने पुरस्कार जीता है, क्योंकि देखो इसके हाथ में ट्रॉफी है, तो लड़की क्या बताना चाह रही है कि ये मेरा भाई है ना। इसने क्या बताना चाह रही है कि मेरे भाई, लेकिन इसने कैसे बताया कि जिस लड़के ने पुरस्कार जीता, ये देखो पुरस्कार जीता हुआ है, वह मेरा भाई है, तो इसने संबंध बता दिया, है ना। तो संबंधवाचक के अंदर क्या होगा, जिसमें संबंध बताया जाए। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था, जिसमें प्रश्न पूछा जाए कि तुम किस कक्षा में, जैसे ये लड़की इससे पूछ रही है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये बताएगा भाई मैं 5th में पढ़ता हूँ, मैं 6th में पढ़ता हूँ, मैं 7th में पढ़ता हूँ, या मैं 8th में पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो अब ये 6 के 6 सर्वनाम आप लोगों को समझ में आ गए। पुरुषवाचक में बोलने वाले, सुनने वाले, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। निजवाचक जो खुद के लिए हो। निश्चयवाचक जो किसी निश्चित वस्तु के लिए हो। अनिश्चयवाचक जो किसी अनिश्चय वस्तु के लिए हो। संबंधवाचक जो संबंध के लिए हो। और प्रश्नवाचक जो प्रश्न के लिए हो, प्रश्न पूछने के लिए हो। ठीक है बेटा, तो ये सारे सर्वनाम हैं और ये इनके 6 भेद हैं। अब भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करे और कमेंट करके हमसे पूछ ले। ठीक है बेटा, अब मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया, है ना। अब हम लोग ये जब पढ़ा है हमने, तो हम ये लोग ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना समझ में आया, कितना समझ में हमारे नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे सर, जो आप हमें बताओगे, है ना। तो चलो बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लेके आने हैं। ठीक है, ये आपका अभ्यास है, ये आपका होमवर्क है। इसको करके लेके आओगे इन क्वेश्चन को, या फिर आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तब तक आप इन क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ बेटा आपको। जैसे कि हमारा क्या है, पहला, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। अब आपको क्या करना, लगाना। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम प्रयोग होते हैं, किस में होते हैं, संज्ञा के स्थान पर होते हैं, क्रिया के स्थान पर होते हैं, विशेषण के स्थान पर होते हैं, या सभी के स्थान पर होते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ किस में होते हैं सर्वनाम प्रयोग, किस पे होते हैं, संज्ञा के स्थान पर, क्रिया के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, सभी पे। तो आप लोगों को जो भी इसका सही आंसर लगे आप क्या करके कमेंट बॉक्स में लिखना। इस तरह आपका दूसरा क्या है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रहते हैं। क्या रहते हैं, संज्ञा शब्द रहते हैं, क्रिया शब्द रहते हैं, सर्वनाम रहते हैं, ये सभी रहते हैं। सभी का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तीनों रहते हैं। अब आप बताना इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से। पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप इसमें मुझे बता रहे कोई, कौन, जो, सो या मैं, इनमें से आपके हिसाब से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसमें बोलने वाले के लिए पुरुषवाचक क्या था, जिसमें बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जो प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक कहते हैं। तो आप इनसे बना के देखें। जैसे ऑप्शन है कोई, कोई आया है, क्या पुरुषवाचक है,
कौन आया है, क्या ये पुरुषवाचक है। जो करेगा सो भरेगा, क्या ये पुरुषवाचक है, या मैं, ये पुरुषवाचक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांट कर अलग करो और उनके भेद भी लिखो। वाक्य क्या क्या है, हम बाजार जा रहे हैं, तो आपको क्या बताना है कौन सा सर्वनाम है, हम बाजार जाते हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है और उसका भेद क्या है। ठीक है बेटा। वह मेरी अध्यापिका है, इसमें कौन सा सर्वनाम है और कौन सा भेद है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, इनमें कौन सा सर्वनाम है और कौन सा भेद है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे हम, सर्वनाम क्या होगा इसमें, हम कौन से सर्वनाम का है, जैसे पुरुषवाचक का है, निश्चयवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है, किसका है। ठीक है। वह मेरी अध्यापिका है, तो वह तो सर्वनाम क्या है इसमें, वह कौन सा सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। सर्वनाम के 6 भेद थे, उनमें से वह किसके अंदर आता है। ऐसे आपको इसमें से सर्वनाम छांटना है। जैसे इसमें मैंने बता दिया, तो ऐसे आपको यहाँ पे सर्वनाम लिखना है, किन वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है, और यहाँ पे सर्वनाम के भेद लिखने हैं कि इनमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है बेटा, ये आपको करना है और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं वहाँ पे आपको चेक करके बताऊँगा। और तीसरा और लास्ट प्रश्न आपका ये, आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखो, तो आपको इसकी परिभाषा बतानी है, सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है जो हमने पढ़ी। दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। सर्वनाम के हमने कितने भेद पढ़े थे, 6 भेद, तो आपको इन 6 भेदों के नाम लिखने हैं। तीसरा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद थे, हमने पढ़ा था ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा था, जो बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम था। कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखो, वो आपको नाम लिखने हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसे था प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के लिए हो, है ना। तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और अगला क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या बताना आपको कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। और ये हमारा, इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, या आप अपनी कॉपी में लिख के और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास भेज सकते हो। जब आपके हो जाएं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दूंगा या मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप उसके ऊपर इनके आंसर लिख देना, या फिर हम अपनी अगली क्लास के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर सही है, और फिर उसके बाद आप लोग अपने आंसर मिला लेना। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी सर्वनाम की क्लास। अब इस सर्वनाम की क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि सर ये वाली चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। तो बाकी बच्चे को क्या काम होगा कि जिनको समझ में आ गई, या तो वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, या उनका कोई खुद का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और फिर हम उनका आंसर बताएंगे आपको कि बेटा आपका क्यों समझ में नहीं आए, या उसका क्या आंसर होगा, है ना। तो वो हम फिर अपने जो भी डाउट होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे कि जो भी नहीं आए। और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको होमवर्क मिला है वो आपको होमवर्क करना है। जो आपको 3 क्वेश्चन मिले ना होमवर्क में, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बेटा, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। हमारी अगली क्लास कल होगी, तो कल आप सब सरनाम पढ़ के आना, और उसके बाद फिर हम अपनी अगली क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो हम कल डिस्कस करते हैं और फिर आगे का पढ़ते हैं। बाकी हमने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। संज्ञा में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आई, ऐसे ही आपको सर्वनाम में भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को आती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, बाय बाय क्लास, टाटा।